new chapter 6, chapter 5, laws of motion। मित्रों, ये नया चैप्टर और अगली यूनिट है। पिछली यूनिट थी मोशन ऑफ बॉडी इन अ प्लेन, के बाद अगली यूनिट लॉज ऑफ मोशन। स्टार्ट करना है बेटा, हेडिंग लिखिएगा फर्स्ट, इनर्शिया। नाम तो सुना होगा बेटा, कुछ याद आया? 10th पास है आप? वेरी नाइस। अगर 10th पास है तो जरूर सुना होगा नाम। 9th में भी ये टॉपिक था, 9th में था इनर्शिया। ऐसी प्रॉपर्टी बॉडी की जो किसी भी चेंज का अपोज करे, किसी भी चेंज का अपोज करे। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट, और मोशन में है तो कुछ याद आ रहा है? नहीं सर, पढ़ाई के मामले में हम नालायक हैं, हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है। अरे भाई याद करो, एग्जाम्पल से याद आएगा। वो बस चलती रहती है, अचानक ब्रेक लगते हैं तो पैसेंजर को कहाँ झटका लगता है? आगे। अब याद आया? चलती बस एकदम रुकती है तो पैसेंजर को झटका कहाँ लगता है? पीछे। अब कुछ याद आया? हाँ सर, हमारी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है। बेटा, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो बॉडी में होने वाले चेंज का अपोज करेगी। बोलो, बॉडी में होने वाले, नहीं ऐसा बोलो, बॉडी में होने वाले चेंज का अपोज करेगी। चेंज का अपोज, किसका अपोज? रेस्ट में बॉडी तो रेस्ट, मोशन में तो, ये इनर्शिया। सर जैसे बस वाला एग्जांपल ही बता रहा हूं, जल्दी समझ में आएगा ना। बस रुकी हुई है, आप बैठे हैं, आप भी रेस्ट में, बस भी रेस्ट में। अब अचानक बस आगे चली तो आपको झटका कहां लगा? पीछे, क्योंकि आप रेस्ट में थे। किस में थे? और आपकी बॉडी रेस्ट में ही रहना पसंद कर रही है, पर बस आगे चल दी और आपको झटका कहां लगा? पीछे। इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या बोला मैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो इनर्शिया का पहला टाइप भी है। अब बस चल दी, आप भी चल दिए, अचानक ब्रेक लग गए तो आपको झटका कहां लगा? पीछे, क्योंकि आप मोशन में आ चुके हैं। बस मोशन में तो आप भी मोशन, अचानक ब्रेक लगे बस को, आपको नहीं, तो आपको तो झटका लगेगा ना, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। नहीं, इनर्शिया ऑफ, ये सेकंड टाइप है। अरे भाई, आप टू व्हीलर पे मस्त लॉन्ग ड्राइव पे गए, गाड़ी में डिस्क ब्रेक है, आपके पीछे आपका दोस्त बैठा है, बढ़िया गाड़ी चल रही है, अच्छी स्पीड, अचानक सामने गधा, घोड़ा या कुत्ता आ गया। कुत्ता ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो दिखकर आ जाता है। कुत्ता आ गया तो अचानक आपने डिस्क ब्रेक लगा दी तो गाड़ी रुक गई, आप भी रुक गए, पर पीछे वाला 2 घंटे का के आगे गिर गया, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहना पसंद करेगी, अचानक रेस्ट में नहीं आएगी, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। और जो बॉडी रेस्ट में, वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में नहीं आएगी, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ही तो अगर आपको लॉन्ग जंप करी होगी ना, हाई जंप, लॉन्ग जंप, खड़े खड़े कर देते हो आप लॉन्ग जंप, हाई जंप? नहीं ना, पहले बहुत तेज दौड़ना पड़ता है ना, ताकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट खत्म हो पाए और फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप करने में मजा। अरे डिक्के, ऐसे ही होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या है बेटा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आप जिस
डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो, बॉडी उसी डायरेक्शन में जाना पसंद करती है। अचानक डायरेक्शन बदलोगे तो उसका अपोज होगा। परफेक्ट एग्जांपल, आप बस से जा रहे हो, बस स्पीड में, अचानक बस ने सर्कुलर मोशन दिया, तो फील करो आप बस में, बस सीधे जा रही है, टर्न हो गई, तो आपको झटका कहां लगेगा? बाहर। यस और नो? आपकी बॉडी उस तरफ चले जाती है ना, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, नहीं डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ। इनर्शिया के कितने टाइप्स? इनर्शिया है अपोजिशन टू चेंज, अपोजिशन टू द चेंज। कितने टाइप्स का है टोटल? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ। बॉडी का इनर्शिया पता है किस पे डिपेंड करता है? बॉडी के मास पर, बॉडी के, ये मैं सब लिखवा दूंगा पर सुन लो, एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनता है कि इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन, तो किस पे डिपेंड करेगी? मास। किस पर? चलो देखिए, इट इज resistance to, it is resistance to any type of change, it is resistance to any type of change in the state of body. It is resistance to change. It is resistance to any type of change in the state of body. फिर से पढ़ो. It is resistance to change. Is it clear? अगली लाइन में लिखो, inertia depends on, बेटा किस पे डिपेंड करेगा? यस, मास, अंडरलाइन कर दो, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉडी। बेटा इनर्शिया डिपेंड करेगा मास ऑफ बॉडी। आगे टाइप्स लिखेंगे बेटा, इनर्शिया के टाइप्स लिखेंगे बेटा। पहला, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पहला टाइप कौन सा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा, इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा इनर्शिया ऑफ क्या है बेटा? थर्ड टाइप लिखना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इज इट क्लियर? ये क्या है बेटा? बॉडी का इनर्शिया, बॉडी का इनर्शिया। मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा। इसका एग्जांपल बताओ, जो मोटे लोग होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं वो बहुत तेज रनिंग नहीं कर पाते ना, क्योंकि उनका मास ज्यादा है, मास ज्यादा। इज इट क्लियर? कोई डाउट, कंफ्यूजन, क्वेरी? आगे अब इसके बाद बेटा हम बात करेंगे न्यूटन बाबा का फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ? न्यूटन बाबा ने ऐसे कितने लॉ दिए? वेरी गुड, शाबाश। मैं तो कंफ्यूज कर रहा था चार उंगली करके। कितनी किए दिए भैया? एक पहला, एक दूसरा और एक तीसरा। तो चलो स्टार्ट करें। हेडिंग लिखना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ।
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? जो बॉडी रेस्ट में है, किसमें? वो रेस्ट में ही रहेगी। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक कि आप इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कौन सा बेटा, ना अप्लाई कर। सच है, सच है ना? अगर कोई बुक टेबल पे रखी है तो रखी रहेगी, जब तक कि हम उस पे क्या ना लगाए, फोर्स। अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक कि उस पे क्या ना लगाए, फोर्स। समझ में आया? तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना। ये लॉ इनर्शिया का सपोर्ट करता है बेटा। किसका? याद है ना इनर्शिया? जो बॉडी रेस्ट में वो रेस्ट में, इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लिखिए बेटा, लिखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, if a body is at rest, if a body is at rest or in uniform motion, or in uniform motion, will continue in the same state, will continue in the same state, comma, if an external force, if an external force is applied on the body. If an external force is applied on the body. बेटा अभी के अभी याद करो, भले एग्जाम में ना है, कभी कोई पूछ ले इज्जत खराब हो जाएगी ना, नहीं बता पाएंगे तो याद करो। If a body is at rest or in uniform motion, will continue in the same state if an external force is applied on. Line change करके लिखो बेटा, this law support, this law support inertia. This law support inertia. So it is called law of inertia. So it is called law of inertia. बेटा इस लॉ को क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ इनर्शिया। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है। किस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं? तो फर्स्ट बेटा ये लॉ फोर्स के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? अब क्या हुआ बेटा, कहानी सुनो। जब बेटा न्यूटन ने ये लॉ दिया ना, बहुत साल पहले दिया था, तो लोगों ने पहली बार नाम सुना इसका। ये क्या आइटम है? तो न्यूटन ने इस लॉ में फोर्स की क्वालिटी बताई। क्या बताई? फोर्स की कौन सी क्वालिटी? कि ये वो आइटम है जिसके कारण बॉडी मोशन में आता है या मोशन वाला रेस्ट में आता है। क्योंकि इसमें केवल क्या बताई बेटा?
क्वालिटी, इसीलिए इस लॉ को कहते हैं क्वालिटेटिव लॉ। बोलो कौन सा लॉ? क्वालिटेटिव, क्योंकि क्वालिटी बता रहे। तो लिख लो लाइन चेंज करके, दिस लॉ इज अ क्वालिटेटिव लॉ। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी बताने वाला, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी बताने वाला। चलो लिखो बेटा अगली हेडिंग, हेडिंग लिखना बेटा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या है? वैसे सबको पता है सर, ये तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, यही होता है ना मोमेंटम। बेटा पी से बताते हैं, स्मॉल पी से। और मोमेंटम का फॉर्मूला पता है क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। पर ये होता क्या है सर? ये होता है इम्पैक्ट ऑफ मोशन। क्या मेजर करता है बेटा? फिर सुनो क्या बताता है। देखो मोमेंटम क्या होता है, फॉर्मूला ये तो मालूम है, पर क्या मेजर करता है ये जानना जरूरी है। अगर मैंने कहा किसी बॉडी से ज्यादा मोमेंटम वाली बॉडी टकरा गई, कौन टकरा गई? ज्यादा मोमेंटम वाली, तो इम्पैक्ट ऑफ मोशन ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा। एग्जाम्पल्स लो, आप खड़े हो, आप नहीं यार कोई और, ठीक है? मान लो एक कोई पुतला खड़ा है, डमी पुतला खड़ा है, और पीछे से ट्रक ने ठोक दिया, तो बताओ उसका बर्थडे बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि ट्रक का मोमेंटम क्या है? बड़ी बॉडी है ना। और अब वही पुतला खड़ा है और पीछे से साइकिल वाले ने ठोक दिया, तो कुछ ज्यादा होगा क्या? क्योंकि मोमेंटम क्या है? समझे बात को? तो मोमेंटम क्या मेजर करता है? इम्पैक्ट ऑफ। और मोमेंटम किस किस पे डिपेंड करता है? एक और एग्जांपल सुनो, मेरे हाथ में बुलेट, बंदूक की गोली है। अब बंदूक की गोली को पूरी ताकत से मैंने दीवार पे फेंका, तो मोमेंटम ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। क्यों कम होगा पता है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है, इसीलिए मोमेंटम भी, इसीलिए इम्पैक्ट ऑफ मोशन भी। लेकिन अब उसी गोली को बंदूक में डाल दें और फायर कर दें, तो बताओ मोमेंटम ज्यादा होगा कि कम? क्यों ज्यादा? क्योंकि वेलोसिटी, और वेलोसिटी ज्यादा तो इम्पैक्ट ऑफ मोशन भी। समझ में आया? पक्का? तो मोमेंटम क्या मेजर करता है बेटा? इम्पैक्ट ऑफ मोशन। इसका मतलब भी समझना जरूरी है ना बेटा, बड़े हो गए अब हम। तो हैवी मोमेंटम वाली बॉडी टकराती है तो इम्पैक्ट ज्यादा होता है। जैसे तूफान आता है तो इम्पैक्ट ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा। मोमेंटम की यूनिट मास के लिए किलोग्राम और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट आएगी किलोग्राम इंटू, और डायमेंशनल फॉर्मूला मास के लिए और वेलोसिटी के लिए। और इतनी बातें सभी को क्लियर है? कोई डाउट, कंफ्यूजन? चलो लिखो आस में, इट मेजर impact of motion। मोमेंटम क्या मेजर करता है बेटा? इम्पैक्ट ऑफ मोशन। अगली लाइन में लिखना, इट इज द
It is the product of mass and velocity of body. It is the product of mass and velocity. फॉर्मूला लिखेंगे P is mv. आगे लिखना बेटा, काम की बातें ऑब्जेक्टिव में आ सकती है बेटा. मोमेंटम इज अ, शाबाश, वेक्टर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है बेटा? मोमेंटम वेक्टर है, मतलब इसका डायरेक्शन होगा बेटा. क्या होगा? और पता है कौन सा? जो डायरेक्शन वेलोसिटी का, किसका? जो वेलोसिटी का डायरेक्शन, वही डायरेक्शन किसका होगा बेटा? मोमेंटम. यूनिट लिख दो. इट्स SI यूनिट इज मास के लिए किलोग्राम, मास के लिए किलोग्राम और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड. किलोग्राम मीटर पर सेकंड. एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज, बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए LT माइनस. क्या है बेटा? मोमेंटम के बारे में यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूले की बात कहानी. अब बेटा मोमेंटम को सीखने के बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे मोमेंटम से जुड़ा. टू बॉडीज, लिखना बेटा, टू बॉडीज from a one heavy body and the light body moving with same velocity, moving with same velocity. फुल स्टॉप करके लिखना बेटा, which body has larger momentum. कभी ऐसा क्वेश्चन आया, क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? दो बॉडी है, एक हेवी और एक लाइट. दोनों की वेलोसिटी क्या है? किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? वेरी नाइस. अरे एक साइकिल वाला और एक ट्रक वाला एक ही स्पीड से जा रहे हैं, ऐसा होता है क्या सर? अरे सोच लो यार, ये ट्रक वाला जितनी स्पीड से जा रहा है, साइकिल वाला भी उतनी स्पीड से जा रहा है. अब दोनों टकरा जाए एक ही चीज से, तो किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? ट्रक के, साइकिल? क्योंकि मास ज्यादा तो मोमेंटम भी. तो लिखो भाई ऐसा आंसर में, क्योंकि मोमेंटम होता है, ऐसा लिखो, P is m into here P है सेम. बेटा वेलोसिटी क्या है? सेम. So P proportional to what? बड़े हो गए हो आप, ये चीजें आना चाहिए करना. क्या किया सर? सुनो, P का फॉर्मूला क्या है बेटा? m into v. अब यहाँ पर बॉडीज की क्या सेम है? वेलोसिटी के मास.
तो वेलोसिटी कांस्टेंट या सेम है, तो P प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, मतलब जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम, समझ में आए। मैंने V को हटाया तो इक्वल नहीं लगाया, क्या लगाया, P प्रोपोर्शनल टू, तो लिखो सो मोमेंटम ऑफ heavy body is large. Momentum of heavy body is large. Heavy body का momentum क्या होगा बेटा, large. आगे हेडिंग लिखो बेटा, न्यूटन्स सेकेंड लॉ न्यूटन बाबा का सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में इनने बोला ना, जो रेस्ट में वो और जो मोशन में है वो, जब तक की बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब लोगों ने तो पहली बार नाम सुना फोर्स। अरे भाई ये फोर्स क्या होता है, क्या वैल्यू होती है। तो न्यूटन के पास इसका जवाब नहीं था कि यार फोर्स मेजर कैसे करते। इस कारण इन्होंने अब फोर्स के बारे में जानकारी निकालना शुरू की और इन्होंने ही मोमेंटम के बारे में बताया। केस के बारे में, मोमेंटम के बारे में बता के अब इनको जवाब मिल गया और इन्होंने अपना सेकंड लॉ देकर फोर्स को मेजर किया। पता है इन्हें क्या बोला कि भाई फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोला मैं, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। शॉर्टकट में रेट ऑफ, बोलो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्या, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सर हमें समझ में नहीं आया ये ऐसा क्यों बोले। सुनो, अगर फोर्स ज्यादा लगाओगे तो मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा, यस और नो। जैसे मैंने एक बुलेट को दीवार पे फेंका, फोर्स ज्यादा के कम, और उसी बुलेट को फायर किया तो फोर्स, तो दोनों बार मोमेंटम सेम था कि अलग अलग। तो मोमेंटम में जिसमें चेंज ज्यादा होगा फोर्स भी क्या होगा, अरे मोमेंटम में ज्यादा चेंज होगा तो फोर्स भी ज्यादा। एक और एग्जांपल, आपने बैट से बॉल को मारा धीरे और अब बैट से बॉल को मारा जोर से, बताओ दोनों बार मोमेंटम बराबरी से चेंज हुआ या कम ज्यादा। जब ज्यादा चेंज हुआ मोमेंटम का तो फोर्स भी क्या लगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। स्टेटमेंट तो कोई भी लिखवा सकता है, वो तो मैं लिखवा भी दूंगा, पर समझ में आना जरूरी। मोमेंटम में ज्यादा चेंज तो फोर्स भी, तो लिखेंगे according to this law, according to this law, the force acting on the body is directly proportional, is directly proportional to the, इसके directly proportional to the rate of change in linear momentum, directly proportional to the rate of change in
लीनियर मोमेंटम। जल्दी से याद करो तो फिर से, जल्दी से याद करो फटाफट। क्या है भाई? द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अगर स्टेटमेंट लिखना है ना तो दिमाग में ये फिट रखो। अगर ये याद है ना स्टेटमेंट बन जाएगा। क्या लिखा है ये? फोर्स एक्टिंग ऑन द, बोलो, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर। चलो लिखो आप अगली स्टेटमेंट बेटा। इतिहास गवाह है जब जब प्रोपोर्शनल हटाए कौन आया? तो F इक्वल्स टू K dP बाय आएगा F इक्वल्स टू क्या आया बेटा? K dP बाय K कौन है बेटा? तो लिखना हियर K कांस्टेंट। और ये लॉ आपका है मेरा है कि न्यूटन बाबा का? और न्यूटन बाबा ने बोला कि ले लो पर, क्या ले लो भाई। ऐसे अगर वन देन F इक्वल्स टू क्या आएगा? dP बाय आएगा F इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ P की वैल्यू। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू, शाबाश। फिर F इक्वल्स टू बाहर क्या आएगा? अंदर मिलेगा dP बाय F equals to m into change in velocity with respect to time is, शाबाश। साइड में लिखना a है बेटा dV बाय, तो ये जो लॉ था ना बेटा इसी से आया है फॉर्मूला F इक्वल्स टू मा, कितना बोलो? F इक्वल्स टू मा, इसी से आया। कैसे आया समझ में आया आपको? बेटा मोमेंटम को लिखा मास इनटू, मास को दिया बाहर dV बाय dt को लिखा बेटा। आया सभी को समझ में? ये है फॉर्मूला किसका? फोर्स। किसका? अब लिखना यूनिट ऑफ फोर्स। इस लॉ से बेटा फोर्स की यूनिट निकाली गई। इसकी यूनिट निकाली बेटा, 2 यूनिट है। कितनी? पहली यूनिट इसी लॉ में लिखना पड़ेगा। ये लॉ आएगा ना तो इस लॉ में लिखना पड़ेगा क्या? यूनिट ऑफ फोर्स। पहली यूनिट लिखो बेटा एब्सोल्यूट यूनिट। कौन सी बोलो? एब्सोल्यूट यूनिट। कौन सी होती है पता है एब्सोल्यूट यूनिट? इसमें लिखना SI यूनिट इज, याद है फोर्स की यूनिट? शाबाश, न्यूटन। एंड CGS यूनिट इज डाइन। क्या है भाई? डायन नहीं बेटा, आ जाएगी यहाँ पे। बोलेगी क्या काम है? बोलो भाई, इससे अच्छा क्या बोलो? डायन के डाइन, डाइन। और एक न्यूटन में कितने डाइन है? देखो 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन। दूसरी यूनिट ग्रेविटेशनल यूनिट। कौन सी बेटा? ग्रेविटेशनल
यूनिट। फोर्स की एक नहीं दो यूनिट है, एब्सोल्यूट यूनिट और एब्सोल्यूट यूनिट। ऐसा ही यूनिट है बेटा न्यूटन। सीजीएस यूनिट है ग्रेविटेशनल यूनिट। लिखना ऐसे बोर्ड से देखकर, इन एसआई सिस्टम। पता है एसआई सिस्टम में क्या अजीब यूनिट थी? 1 किलोग्राम एफ। क्या मतलब है इसका? 1 किलोग्राम फोर्स, क्या नाम है? या 1 किलोग्राम वेट, क्या है? फिर से बोलो, 1 किलोग्राम फोर्स या 1 किलोग्राम वेट। ये होता है 9.8 न्यूटन। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन। दूसरा है बेटा, नहीं दूसरा है एसआई के बाद इन सीजीएस सिस्टम। बेटा सीजीएस सिस्टम में यूनिट ग्राम फोर्स, क्या है बोलो? या 1 ग्राम वेट। 1 ग्राम 980 टाइम। कितने टाइम? बेटा ये अजीब यूनिट है, याद रखना पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव में आएगी। बोलो 1 किलोग्राम फोर्स में कितने न्यूटन? 9.8। और 1 ग्राम फोर्स में 980 टाइम। यहां जाके समाप्त हुआ न्यूटन बाबा का सेकेंड